नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। आज हम अपने इस सेगमेंट में आपके लिए पिछले हफ्ते की वो बड़ी खबरें लेकर आए हैं जो सुर्खियां बन चुकी हैं। तो आइए नज़र डालते हैं उन प्रमुख खबरों पर। पहली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को आम चुनाव कराने की मांग पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। 18 अगस्त को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव होने हैं। वहां के चुनाव आयोग को 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने हैं। हालांकि इस फैसले से भारत ने अपना कड़ा रुख जताया है। भारत ने नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान उच्च आयोग के प्रभारी को तलब किया, जहां उन्होंने अपनी असहमति जताई। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके के अंदर आता है और पीओके पर भारत अपना दावा दर्ज कराता चला आया है, पर पाकिस्तान उसे जबरन अपना बताने पर तुला हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के किए अत्याचारों से परेशान हैं और भारत के लिए हर फैसले का स्वागत करते आए हैं। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या को 1 करोड़ के पार पहुंचा दिया है। वहीं मरने वालों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना विषाणु से संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको आंकड़ों के अनुसार अगर बताएं तो ये संख्या 1 करोड़ के पार है। वहीं मरने वालों की संख्या 4,99,342 दर्ज की गई है। 21 मई के बाद से कोरोना के बढ़ने की दर डबल हो चुकी है। अगर भारत की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के पार चली गई है और चिंता की बात यह है कि इसने रूस जैसे पड़ोसी देश को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत इस समय तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इस हफ्ते भारत सरकार ने चीन से उपजे विवाद के बीच भारत में चल रहे 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरइट और जेंडर जैसे ऐप शामिल थे। भारत ने इसे देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह ऐप देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा साबित हो रहे थे। वहीं इसके बेजा इस्तेमाल की रिपोर्ट भी हमें लगातार मिल रही थी। साथ ही साथ ये ऐप यूज़र के डेटा और संप्रसार को भी चुरा रहे हैं। अनलॉक 1.0 के बाद भारत सरकार ने अनलॉक 2.0 के लिए नई गाइडलाइंस इस हफ्ते जारी कर दी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। वहीं इसी तारीख तक स्कूल, कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। जिम, बार, रेल, मेट्रो और सिनेमा घर पर जो पाबंदी अभी तक जारी थी उसे आगे भी कंटिन्यू किया गया है और निकट भविष्य में इसे फिर से खोलने पर विचार नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हफ्ते अपने मन की बात में यह बात स्वीकारी है कि कोरोना की सबसे ज़्यादा मार गरीब और मजदूर तबके के लोगों पर पड़ी है। मन की बात में मोदी ने कहा कि अगर गांव कस्बे आत्मनिर्भर होते तो ये समस्याएं विकराल रूप न ले पाती। उन्होंने आगे कहा कि उनके इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत चीन विवाद के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए राजमार्ग परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भागीदारी को शून्य कर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि हम राजमार्ग परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को ठेका नहीं देने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम चीनी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने वाली कंपनियों को भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। नितिन गडकरी का इससे सीधा उद्देश्य ये है कि एमएसएमई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चीन की निवेश को रोका जाए। भारत सरकार ने इस सप्ताह रक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 38,900 करोड़ की खरीद पर मुहर लगा दी। यह मुहर रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लगी, जहां स्वदेशी डिज़ाइन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सैन्य बलों की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए 33 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली एवं अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी रक्षा मंत्रालय ने दी है। इस मंजूरी के बाद 21 MiG-29, 12 Su-30 NKSI HAL से खरीदे जाएंगे। मध्य प्रदेश में 72 दिनों से चला रहा मंत्रिमंडल विस्तार इस सप्ताह 28 मंत्रियों की शपथ के साथ खत्म हुआ। गवर्नर अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल ने सभी 28 मंत्रियों को शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि इन 28 मंत्रियों में 20 को कैबिनेट का दर्जा, वहीं 8 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। वहीं सिंधिया खेमे की बात करें तो इन 28 में से 8 को कैबिनेट का दर्जा
वहीं 4 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी उनमें 2 सिंधिया गुट के भी थे। भारत के पड़ोसी देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह सप्ताह खुशखबरी लेकर आया है। रूस में हुए जनमत संग्रह के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। वे ये पदभार 84 वर्ष की उम्र तक संभालेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संकट और विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद 7 दिन तक चले इस जनमत संग्रह के बाद जो फैसला हुआ है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही होंगे। मोदी ने इस सप्ताह अलसुबह ले पहुंचकर सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री के यूं पहुंचने से सेना के जवान भी खुश दिखे। मोदी ने 11,000 फीट की ऊंचाई से चीन को ललकारते हुए कहा कि भारत से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ सकता है। चीन को इशारों में पीएम मोदी ने बता दिया कि विस्तारवाद की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। लेह, लद्दाख और गलवान के जर्रे में हमारे वीर जवानों के पराक्रम दर्ज है और इस जांबाज रवैये के बाद देश विदेश में एक पॉजिटिव संदेश गया है। तो ये थी पिछले हफ्ते की वो खबरें जो सुर्खियां बनी। अगले हफ्ते हम फिर इन्हीं खबरों के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।